चैप्टर 62 ब्लैक सोल एंड स्केयर्ड मिराज। ब्लैक सोल एंड स्केयर्ड मिराज। अनंतिका जब अपने घर पहुंची तो उसके घर का दरवाजा ओपन था। इस वक्त उसने काले रंग की टी शर्ट और रिप्ड जीन्स पहन रखी थी और पैरों में व्हाइट शूज पहन रखे थे और टी शर्ट के ऊपर रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी। दरवाजे को ओपन देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो भागते हुए अंदर गई और अंदर का सिनारियो देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बहुत सारे लोग थे और एक 12 साल के बच्चे को पकड़ रखा था और सबके पास गन्स थी। अनंतिका बोली, हाउ डेयर यू टच माई ब्रदर। उन लोगों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और वेल ट्रेंड थे। उनमें से एक जो उनका लीडर लग रहा था और उसके शर्ट में एक बैज लगा था और उसमें चील बना हुआ था, वह बोला, हे अनंत, बड़ी मुश्किल से मिली हो तुम, इस घर में रह रही हो, सीरियसली कितना छोटा घर है। तो अनंत बोली, जस्ट शट अप डैनी एंड हाउ डेयर यू इवन कम हर। तो डैनी बोला, अनंत, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ऐसी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, पर कोई बात नहीं, वापस आ जाओ अनंत, तुम्हारी फैमिली हम हैं, कम बैक। तो अनंत बोली, डैनी मैंने वह काम छोड़ दिया है, समझ में आई बात, और एलेन ने खुद मुझे फ्री कर दिया था और तुम सब मुझे परेशान नहीं कर सकते, वरना तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बला हूं। मुझे प्रोवोक करना बंद करो, वह वार्निंग देते हुए बोली। उसे अब उनसे चिढ़ हो रही थी। तो डैनी बोला, आई नो अनंत, पर हमें जरूरत है तुम्हारी, और वैसे भी एलेन अब कोमा में है। अब मैं बॉस हूं और तुमने एग्रीमेंट साइन किया है कि जब भी हमें जरूरत होगी तुम्हें हमारे पास वापस आना होगा। वैसे काम एक ही करना है तुम्हें, यह आखिरी बार होगा सच में। अनंत डैनी को अच्छे से जानती थी, वो उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था, पर वह भी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसका पाला जिंदगी में ऐसे कई लोगों से पड़ चुका था। एक बार के लिए तो वो अपने दुश्मन पर भरोसा कर सकती थी, पर डैनी पर नहीं। वह अच्छे से जानती थी कि अगर एलेन होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। वो जानती थी कि एलेन जरूर डैनी की वजह से ही कोमा की हालत में पहुंचा होगा। हमेशा से डैनी को पावर और ब्लैक सोल के बॉस की जगह चाहिए थी, पर वह सब उसके छोटे भाई एलेन को मिला क्योंकि वह ज्यादा काबिल था और उसने हर तरह की कोशिश की थी कि कैसे भी करके वह अपने भाई से वह सब छीन ले। पर उसने कभी भी अपने भाई के लिए अपनी नफरत को नहीं दिखाया, हमेशा से एक अच्छा और सपोर्ट करने वाले भाई की इमेज बनाकर रखी। अनंत के लिए वह दो मुंह वाला सांप ही था। डैनी बोला, अनंत, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आई नो तुम मुझे कभी भी एलेन को जितना पसंद करती थी उतना नहीं किया। अनंत बोली, मैं एलेन को दोस्त के तौर पर पसंद करती थी, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें मैं कभी पसंद क्यों करूंगी जो पावर के लिए अपने भाई के साथ धोखा करे। डैनी अपने माथे पर उंगलियां चलाते हुए बोला, ओह अनंत, यही तो तुम्हारी खासियत है, लॉयल्टी, वो भी एलन के लिए। ब्लैक सोल में कोई इतना लॉयल नहीं होगा जितना तुम हो। एलन की तुम ऐसे ही राइट हैंड नहीं थी। यतीम भी एलन को छोड़कर जा चुका है, उसे भी तुम्हारी तरह आम जिंदगी जीना था। एलन के बारे में सोच लेते, वेल तुम्हें हमारा काम करना होगा। वो तुम ही थी जिसने आज से 7 साल पहले अश्वत्थ आर्यन को लगभग मार डाला था, और वो तुम ही थी जिसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। यह कहते हुए उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। तो अनंत बोली, अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? एलेन के कोमा में होने का फायदा उठा रहे हो सीरियसली? वह तुम्हारा भाई है डैनी। तो डैनी बोला, तुम्हें करना ही होगा वरना तुम्हारा प्यारा भाई अरिकेत, समझ रही हो ना? मैं क्या? उसने बाकी के शब्द जानबूझकर नहीं कहा। अनंत ने अरिकेत को देखा जो स्कूल यूनिफॉर्म में था और डरा हुआ था और लगभग रोने को था। अनंत गुस्से में चिल्लाई, यू बास्टर्ड, तुम्हें अच्छे से पता है ना मेरा भाई मेरी कमजोरी है, इसलिए तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो। डॉट। डैनी उसके पास आया और एक फाइल उसकी हाथ में पकड़ाकर बोला, काम हो जाना चाहिए, जब तक काम नहीं होगा तुम्हारा भाई हमारे पास रहेगा और तुम्हें अपने भाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो अनंत उसे नफरत से देखने लगी। डैनी बोला, चलो अनंत, अपना काम पूरा कर लेंगी है ना अनंत? फिर उसके लोग अरिकेत को ले जाने लगे। अनंत को देखकर अरिकेत चिल्लाने लगा, उसे बहुत डर लग रहा था। वह रोते हुए बोला, दीदी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे अपने पास रखो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो अनंत से रहा नहीं गया और उसने फाइल फेंक दिया और एक्शन मोड में आ गई और उन पर टूट पड़ी। डैनी और उसके लोगों ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि अनंत इतने साल बाद भी वैसी की वैसी होगी। डैनी और उसके लोग जानते थे कि अनंत कितनी खतरनाक थी। वो सिर्फ शक्ल से मासूम थी पर अंदर से काफी खतरनाक इरादे रखती थी। सब उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए पर अनंत उनसे ज्यादा तेज थी। वो उन्हें खुद को डिफेंड करने का भी मौका नहीं दे रही थी और ताबड़तोड़ पीट रही थी। वह सिर्फ अपने भाई से ही प्यार करती थी, वही उसकी इकलौती कमजोरी थी। डैनी की भी हालत खराब थी, वो फर्श पर गिरा पड़ा था। उसने अनंत को देखा जो उसके लोगों को पीट रही थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो उसे अरिकेत सोफे के पीछे छिपा दिखाई दिया। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खिल गई। उसे वो मिल गया जो अनंत को काबू में कर सकती थी। मिराज ने जब आदित्य को डॉ यशराज गुप्ता वाली बात बताई तो आदित्य बोला, मुझे पूरा यकीन था इस सब में उस औरत का हाथ है। उस औरत को चाहिए क्या? हमेशा हमें डसने के लिए तैयार रहती है।
दादाजी ने उन्हें सारी दौलत तो दी है ना, फिर भी हमारी जिंदगी में जहर घोलकर साबित क्या करना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सो कॉल्ड बाप हमें तकलीफ देकर साबित क्या करना चाहते हैं। तो अभ्रम जो आज ही मीटिंग करके चेन्नई से आया था वह बोला, दुनिया का पहला बाप होगा जिसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को दुख देने में मजा आता है। सीरियसली इतने बुरे हो सकते हैं, वह किसने सोचा होगा। और उन्हें तो अपने गुनाह का कोई पछतावा भी नहीं है। सच में मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वह दादाजी के ही बेटे हैं या फिर दादाजी उसे कहीं से उठाकर लाए थे। सच में आशीष अंकल और यतीश अंकल कितने अच्छे हैं, पता नहीं वह एक ही खोटे सिक्के कैसे निकले। पर अब हमें डॉक्टर की खबर लेनी है, जो जो हथियार मिले सब लेकर चलते हैं। आज तो उस डॉक्टर का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो उर्मन खांसते हुए बोला, पागल हो क्या, जो हथियार मिले लेकर चलते हैं। हम नहीं जाने वाले बल्कि उसे उठा लेंगे। तो ओरियन बोला, हाँ और नहीं तो क्या। तभी सबका ध्यान फुटस्टेप्स पर गया, सब चुप हो गए। तभी अश्वत्थ स्टेयर्स से नीचे आते हुए बोला, क्या हुआ, सब एकदम से चुप क्यों हो गए। तो आदित्य बोला, कुछ नहीं भाई, वो आप भाभी को रेगुलर चेकअप के लिए ले जा रहे हो ना। तो अश्वत्थ बोला, नहीं तुम ले जाना, मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो आदित्य बोला, हाँ भाई। फिर अश्वत्थ सेल्वन, प्रत्यूष और ओहस के साथ चला गया। ओजस बोला, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो आदित्य बोला, भाभी के रेगुलर चेकअप के बहाने डीएनए टेस्ट कराने का मौका मिल गया। तो ओरियन बोला, बॉस के बाल भी तो चाहिए ना। तो आदित्य ने उसे घूरकर देखा और बोला, तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ समझते हो, उनका बाल मैंने कब का ले लिया है। पता है मुझे भी क्या क्या चाहिए होता है, बस भाभी को अच्छा सा झूठ बोलना है। तो मिराज बोला, छोटी गिलहरी को पता नहीं चलना चाहिए। आदित्य, उसका दिल टूट जाएगा कि अश्वत्थ यह समझता है कि वह उसका बच्चा नहीं है। बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। आदित्य बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी गलती उस डॉक्टर की है। भाभी नहीं जानती हमारे बाप को ही हमसे प्रॉब्लम है। उन्हें पता नहीं था कि तिया ने सब सुन लिया था और यह सब सुनकर उसे सारी बात समझ आ गई थी। अश्वत्थ क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा था, उसकी आंखें छलक आई और उसने अपने दोनों हाथों को अपने पेट के इर्द गिर्द लपेट लिया। वह वापस किसी को पता चले बिना ही अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया और अपने आंसू पोंछने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी कि ना रोए। हॉस्पिटल से रयान को डिस्चार्ज मिल गया था, पर उसकी नजरों में तिया इस तरह बस गई थी कि वह बस खोया ही रहता था। मिस्टर आर्यन सब समझ रहे थे। वह रयान के पास बैठकर बोले, क्या तुम्हें वह लड़की पसंद है। रयान ने उन्हें देखा और बोला, हाँ डैड, आई थिंक आई लव हर। तो मिस्टर आर्यन बोले, ओके, मैं उसके बारे में पता लगवाता हूँ, तुम्हारी शादी उससे ही होगी। तो रयान खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच डैड, यू आर बेस्ट, और उनके गले लग गया। वहीं ओरियन डॉक्टर गुप्ता को किडनैप कर चुका था और आदित्य और अभ्रम तिया को हॉस्पिटल चेकअप कराने ले गए थे और उन्होंने डॉक्टर सेन से बात कर ली थी। तिया जो सब जान गई थी, उसने डॉक्टर सेन या किसी से भी कोई सवाल नहीं किया। वह सब जानकर भी अनजान होने का दिखावा कर रही थी। चेकअप हो जाने के बीच में ही डॉक्टर सेन ने डीएनए टेस्ट के लिए डीएनए ले लिया था और तिया जानकर भी अनजान रही और डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेज दिया था। डॉक्टर सेन बोली, कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी, मैं एक बार खुद चेक कर लूंगी। तो आदित्य बोला, हाँ एंड सब ठीक है ना। तो डॉक्टर सेन बोली, हाँ बस वह अपना अच्छे से ध्यान रखें। तो आदित्य बोला, हम और बाकी रिपोर्टर्स लेकर आया। तिया कार में अभ्रम के साथ वेट कर रही थी। मिराज घर आया और अपनी माँ को किचन में बिजी देखकर दबे पाव अपने कमरे की तरफ गया। उसे अच्छे से पता था उसकी मानिया को बेड से उतरने भी नहीं देती थी। उसका अच्छे से ख्याल रखने का, उसके खाना खाने तक का जिम्मा उन्होंने उठा लिया था। निया बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। मिराज जल्दी से अंदर गया और डोर धीरे से बंद कर दिया। आवाज सुनकर निया ने सिर उठाकर देखा। वो हैरान रह गई। मिराज को देखकर वो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। मिराज जल्दी से आया और उसे कसकर गले लगा लिया। निया बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मम्मी ने आपको मना किया है ना। तो यह सुनकर मिराज का मुंह बन गया। वह उससे दूर होकर बोला, तुम भी मेरी मॉम की तरह मुझे दूर कर रही हो। तो निया बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने मम्मी से पूछा। तो मिराज इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ पूछ लिया, अब तुम ऐसे पूछना बंद करो, तुम तो बड़ी खुश हो मुझसे दूर रहकर। तो निया बोली, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप ऐसे पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर मिराज को किसी और ने पागल कहा होता तो अब तक उसकी हड्डियां तोड़ चुका होता, पर यह तो उसकी बीवी ने कहा, जो उसके लिए आई लव यू से कम नहीं था। वह खुद से ही धीरे से बोला, पागल ही तो हूं तुम्हारे लिए। तो निया बोली, क्या कहा आपने। तो मिराज बोला, कुछ नहीं, और अपने सफेद दांत दिखा दिए। निया ने इस वक्त दूसरी साड़ी पहन रखी थी, जो पीले रंग की शिफॉन की साड़ी थी, और अपने बालों का साइड ढीली चोटी कर रखी थी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। मिराज उसे ध्यान से देखने लगा। उसके ऐसे देखने से वह असहज हो गई।
मिराज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मोहब्बत आज उसकी बीवी बन गई थी और उसके सामने थी, जिसे उसने कभी अपने प्यार का एहसास भी होने नहीं दिया था। उसे निया पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि निया को खूब प्यार करे। उसने हिम्मत करके निया के फोरहेड पर किस किया। निया ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिराज ने उसे देखा। निया से ज्यादा तो उसके गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। उसने निया के बंद पलकों को एक एक करके चूम लिया, फिर गालों को, और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। निया ने उसका शर्ट पकड़ लिया और तभी डोर नॉक हुआ और बाहर से ज्योति जी बोली, निया। आवाज सुनकर मिराज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह जल्दी से हड़बड़ी में निया से दूर हुआ। वो इतना हड़बड़ा गया था कि बेड से ही गिर गया। निया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिराज इतना डर गया था कि जैसे वह कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया गया हो। वह जल्दी से बोला, मॉम को मत बताना प्लीज। निया को हैरानी हो रही थी मिराज की ऐसी हालत देखकर। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मिराज जल्दी से अपने क्लोजेट रूम में भाग गया और निया दरवाजा खोलने। उसने दरवाजा खोला तो ज्योति जी बोली, बेटा इतनी देर लगा दिया। तभी उन्हें मिराज के परफ्यूम की स्मेल आई और वह सारा मामला समझ गई कि जनाब उनके किचन में होने का फायदा उठाकर आए हैं। वह बोली, कहाँ है? तो निया ने क्लोजेट रूम की तरफ इशारा किया। ज्योति जी बोली, इसकी तो खैर नहीं। वहीं मिराज क्लोजेट रूम के अंदर कपबोर्ड के अंदर डोर बंद करके छिपा हुआ था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मां के हाथ ना लग जाए, वरना आज उसकी खैर नहीं।